हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज तारीख है 13 सितंबर की और आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने आज 71 बीपीएससी के एग्जाम जरूर दिए होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 71 बीपीएससी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस पेपर पूछे गए हैं, इसका डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपका इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, मतलब मॉडरेट था। लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा तो टफ पूछा गया है। बाकी आप लोग इसे सॉल्व करिए और अपने आंसर देते चलिए। यदि किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लेंगे। इसमें जो पहला सवाल है, करंट अफेयर का ही पूछा गया है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2025 की रिलीज की गई है, इसके अनुसार भारत में जो जीवन प्रत्याशा है 1990 में 58.6 ईयर थी। तो यही पूछा गया है कि ये 2023 में कितनी हो गई। तो ये बढ़कर के हुई है 72 ईयर। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन ए टिक किया है इसमें, इनका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर एक क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया। देखिए, अभी भी जब मैं फ्रांस का डिस्कशन करती हूँ तो ये वाला करंट अफेयर ये एक्स्ट्रा फैक्ट में जरूर ऐड करती हूँ कि फरवरी के महीने में एआई एक्शन समिट जो थी ये पेरिस में आयोजित की गई थी। ये फ्रांस की कैपिटल है। यहाँ के ग्रैंड पैलेस में 11 और 12 फरवरी को आयोजित की गई थी, 10 और 11 फरवरी को, जिसमें कि पार्टिसिपेट करने पहुंचे हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑस्कर अवार्ड से। लास्ट ईयर का जो ऑस्कर अवार्ड था 2024 का, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन को। तो किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए, इनकी फिल्म जो थी पुअर थिंग्स, इसमें इनके द्वारा किए गए अभिनय के लिए इन्हें अवार्ड मिला। तो ऑस्कर अवार्ड की तो कंप्लीट वीडियो ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी। फिर किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता, किस लिए? राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। तो यह है हेल्लारो। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया है। यदि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ये पूछेंगे कि मैम किस तारीख के किस क्वेश्चन में आपने ये फैक्ट पढ़ाया है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देकर बताऊंगी कि इस दिन मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है। यदि आप लोगों को डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रूफ वीडियो एक बार मैंने ऐड करने की कोशिश करी थी, लेकिन आप लोग कहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वो वीडियो ऐड ना करें। तो चलिए कमेंट में मैं आपको आंसर दे दूंगी। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। जो स्वदेशी रूप से बना है या स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, यदि हम कहें तो इसमें ऑप्शन ए लिखा हुआ है F-35 लाइटनिंग 2। देखिए, इसे अमेरिकी कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा, तो ये तो स्वदेशी नहीं हुआ। फिर एमबीटी अर्जुन जो है ये डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन है। फिर एटीए-जीएस उन्नत टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसे भी आप कह सकते हैं, मतलब स्वदेशी डीआरडीओ के द्वारा जो डेवलप किया गया है। तो इसमें से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन बी और सी इसमें स्वदेशी है, इसलिए एक से अधिक आप कह सकते हैं। कौन सा दिन है जो होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है? तो ये जनवरी महीने की 27 तारीख है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसको हमने कई बार डिस्कशन किया है। बानो मुस्ताक को 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। इनकी जो रचना थी हार्ट लैम्प, इसके लिए कई बार मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ, हालांकि हर बार आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से सवाल पूछता था, इंडेक्स रैंकिंग से पूछता था। ऐसे क्वेश्चंस आपके इस बार के बीपीएससी में मिसिंग रहे हैं। फिर सिंधु जल संधि का सवाल था, जिसमें कि मैंने आप लोगों को यह बताया था कि सिंधु नदी जो विवाद थी, इंडस वाटर ट्रीटी, इसके अनुसार जो तीन पूर्वी नदियां, ईस्ट की जो तीन नदियां हैं, इसका अधिकार भारत को दिया गया था। तो यही पूछा गया है कि भारत को आवंटित की गई तीन पूर्वी नदियों में कौन शामिल नहीं है। तो भारत को जिन नदियों का अधिकार दिया गया था, इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब थी। माफ कीजिएगा, वेस्ट की नदियां मैंने बता दी गलती से। वेस्ट की नदियां, एक तो सिंधु, सिंधु ये पाकिस्तान तरफ ही जाएगी, झेलम, चिनाब। तो मैंने वेस्ट की नदियां लिखी हैं, ये हो गई आपकी पाकिस्तान वाली। अब ईस्ट की नदियों की तरफ आए तो रावी, व्यास और सतलज, ये तीन नदियां ईस्ट में आएंगी इंडिया के साइड। यहां पर झेलम इसमें शामिल नहीं था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के अनुसार कौन सा कथन सही है? गरीबी मापने के लिए जो क्षमताएं हैं, मतलब कि ये कुछ फैक्ट है
क्या ये क्षमता गरीबी माप के अंतर्गत आएंगी या नहीं, ये बताया गया है। तो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी वाले प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया यूएनडीपी ने, बिल्कुल नहीं किया। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को जरूर इसने शामिल किया था। पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का प्रमुख संकेतक माना, ऐसा तो नहीं है। फिर इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल यानी कि क्लीन वाटर तक पहुंच की कमी भी शामिल की गई। हाँ, ये जरूर था। तो दूसरा और चौथा इसमें सही है। यहाँ दूसरा है, इसमें दूसरा चौथा दोनों नहीं है। तो हाँ, इसमें से एक से अधिक उत्तर इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर एक पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान 2024 से 2025 के दौरान भारत के निर्यात का शीर्ष प्रमुख वस्तुएं में शामिल नहीं है। नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2024-25 के मतलब अप्रैल से सितंबर ये जो टाइम लिखा हुआ है ना, इसमें टॉप 10 ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है शीर्ष 10 प्रमुख निर्यातक वस्तुएं जो भारत ने एक्सपोर्ट करी। एक तो इंजीनियरिंग सामान है, इसमें रत्न है, आभूषण है, कपड़े हैं, दवाएं, फार्मास्यूटिकल्स शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया आपका, चावल भी है तो बासमती चावल ये तो शामिल है, चाय कॉफी है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, कृषि उत्पाद है, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन है। तो यहां से बासमती चावल तो ये आपका फैक्ट है कि ये शामिल है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। पहला फैक्ट ये है कि देश का कुल वन और वृक्ष का जो आवरण है ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। देखिए 15 तो नहीं है, आंकड़े कहते हैं ये है 25.17%। फिर सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र मतलब कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक वन दर्ज किए गए, इसके अनुसार शीर्ष 3 राज्य में झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर को इसने रखा है। तो देखिए यहां पर एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये आएंगे 3। तो ये ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में पाया गया है, इसके बाद राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो हाँ, ये फैक्ट आपका बिल्कुल सही है, तीसरा तो एकदम सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़कों का या सड़क की लंबाई है। तो सबसे अधिक सड़कों की लंबाई ये बताई गई है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितनी लंबाई है इस राज्य में निर्मित सड़कों की लंबाई भारतमाला परियोजना के तहत 2241 किलोमीटर रही है। फिर NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीबी का दर्जा दिया। यानी कि 6% से कम आबादी है तो उसे बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में शामिल कर लिया गया या दर्जा दे दिया गया। NFHS जो लिखा हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये इसकी रिपोर्ट है। देखिए इसकी रिपोर्ट मैं चेक कर रही थी, मतलब आंकड़े तो ये कहते हैं कि भारत में किसी भी राज्य ने 6% से कम आबादी को बहुआयामी गरीबी में नहीं रखा था। फिर भी ऑप्शन इसमें दिए हैं, लेकिन कोई भी इसमें राज्य शामिल नहीं था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि कुछ राज्यों में जो गरीबी का स्तर है ये 6% से अधिक था, जैसे सिक्किम, गोवा में, लेकिन 6% से अधिक ही था, कम नहीं था। और इसमें क्या है, कम पूछा जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोई सही नहीं होना चाहिए, इस पर तर्क वितर्क किया जा सकता है। आप लोगों ने क्या आंसर किया है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक योजना लिखी हुई है PAT योजना। PAT यानी कि परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। ये शुरू कब की गई थी या किस पर्पज से शुरू की गई थी। तो देखिए ये जो योजना है ये ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य से शुरू किया गया था। तो पहले का आपका 2 हो जाएगा। मिष्टी योजना ये लास्ट ईयर के बजट में पेश किया गया था, कई बार मैंने बताया है, 2 साल हो गए हैं इसे पेश किए हुए। तो दूसरे का आपका ए हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये जो लाइफ पहल है, इसकी शुरुआत ये की गई थी COP26 में। COP26 ये आपका 2021 ग्लासगो में जो हुआ था स्कॉटलैंड के। तो सी का हो गया आपका 4। और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ये राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आपका बैठता है 2143। 2143 तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है। इसने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि केवल इसी 3 राज्यों में,
लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारत में 87% सीमेंट उद्योग आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा देखेंगे तो तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। तो वैसे तो हाँ, कह सकते हैं कि इन जैसे राज्यों में फैला हुआ है 87% हिस्सा। भारत दुनिया भर में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नहीं, भारत नहीं है, चाइना है सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत इसमें दूसरे स्थान पर आ जाता है, तो दूसरा फैक्ट आपका गलत हो गया। फिर भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र जो कच्चे माल के सोर्स हैं, कच्चे माल के सोर्स से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए पोर्ट्स के पास हैं। क्या सभी पोर्ट्स के पास स्थित है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो तीसरा भी आंसर गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल ए सही है। फिर बिहार में ये जो नीचे कथन लिखे हुए 3 कथन, इस पर आपको विचार करना है कि बिहार में युवा जनसंख्या ये कह रही है 0 से 19 वर्ष की जनसंख्या को युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट आने का अनुमान है। हाँ, बिल्कुल ये कहा गया है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही है। इसके अलावा बिहार की जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है, ये भी फैक्ट है। और बिहार में बुजुर्ग आबादी यानी कि ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, बुजुर्ग आबादी भारत की तुलना में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि बाकी यदि हम भारत के अदर स्टेट या अन्य भारतीय राज्यों की बात करें, भारत देश की बात करें, तो यहाँ की बुजुर्ग आबादी से भी ज्यादा बुजुर्ग आबादी बिहार में बढ़ने की उम्मीद है। नहीं, ये फैक्ट आपका गलत है। तो जहां कहीं ऑप्शन 3 आ रहा है, ये तो गलत ही हो जाएगा। 1 और 2 यहां से सही है। फिर भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका फैक्ट है कि राष्ट्रपति को विधिक मामलों में ये परामर्श देता है। हालांकि देखिए, यहाँ पर बाकी फैक्ट लिखे हुए, इसे आप गलत कह सकते हैं, तो क्योंकि एक ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो रहा है। भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी है या बदल दिए गए हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कह सकते हैं। भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियों के विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? यदि मैं आपसे पूछूं कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं, तो ये आपके 52 विषय हैं, जिसमें कि आपका शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण। हालांकि 52 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके फैक्ट कुछ लिखे हुए हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा, क्या ये समवर्ती सूची का पार्ट है? बिल्कुल है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद से समवर्ती सूची में शामिल है। इसके बाद ये जो कृषि पर आय है ना, ये समवर्ती सूची में नहीं, ये राज्य सूची का विषय हो जाएगा। तीसरा भी नहीं है। यहाँ पर जो मूल्य नियंत्रण है, ये बल्कि होगा आपका समवर्ती सूची में। तो 1 और 4 यहां से सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी ये गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो देखिए, गांधीवादी सिद्धांतों में तो ग्राम पंचायतों का गठन है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की पदोन्नति भी है, और काम का अधिकार भी है। काम का अधिकार कैसे? इसके लिए तो भाई मनरेगा योजना की भी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। समान नागरिक संहिता यूसीसी, ये नहीं है भाई, ये आर्टिकल 44 में है, और गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से आंसर आपका केवल 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं मैच कर रहा है वो आपको बताना है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। देखिए, 12 अनुसूचियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी। शपथ का हो गया तीसरी अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन यह है चौथी अनुसूची में। संघ सूची आपकी 7वीं अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, भाई ये आपकी 6ठी अनुसूची में नहीं, ये 5वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो यहां से ये फैक्ट आपका गलत है। तो यहां से ऑप्शन सी राइट आंसर है। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता नहीं। कैबिनेट सचिव के परामर्श से तो नहीं होता, बल्कि प्रत्येक मंत्री को जो मंत्रालय मिलता है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर आवंटित किया जाता है। तो यहां से ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा है, ये कौन अधिकृत करता है या कौन देखरेख करता है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग इसे देखता है, आर्टिकल नंबर 243 के तहत। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है, ये क्या है? देखिए, मेन है ये जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में 4 फैक्ट लिखे हुए हैं, इसमें आपको बताना है क्या सत्य है। ये जो निंदा प्रस्ताव है ना, ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, पूरी तरीके से अलग होता है।
क्योंकि निंदा प्रस्ताव ना किसी विशिष्ट नीति, किसी जो स्पेशल पॉलिसी होती है, मंत्री या कार्यों की आलोचना करने के लिए, देखिए नाम ही निंदा है, आलोचना करने के लिए लाया जाता है। और यदि पारित हो भी जाए ना, तो मंत्री या सरकार को तुरंत इस्तीफा नहीं देना पड़ता। जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ना, इसका उद्देश्य मंत्री परिषद के प्रति सदन का विश्वास खोना ये दर्शाता है इसमें। और यदि ये पारित हो गया तो प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल के इस्तीफे का कारण बन सकता है। तो ये निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायस राय पर बम फेंका गया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग वाला क्वेश्चन है। ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया है। 1912 की ये न्यूज है। फिर इसके अलावा 1911 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? देखिए, जहां तक मैंने इसका आंसर चेक किया है और जहां तक मुझे इसका आंसर मिला है, मुझे तो हर दयाल मिला है। आप लोगों को इसका और कुछ आंसर मिल रहा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आएगा आपका मौलिक अधिकारों का संरक्षण। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्या जारी कर सकते हैं? रिट जारी कर सकते हैं। एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम क्या था जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया? तो मैं इसका आंसर चेक कर रही थी तो उस समय मुझे नजर आया कि 29वीं सदी के लास्ट में अलीगढ़ मतलब एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के जो प्रधानाचार्य थे ये थियोडर बैक थे। इसके दो आंसर आपको मिल सकते हैं, विलियम मॉरिस और थियोडर बैक। उपयुक्त रूप से मेरे अनुसार तो थियोडर बैक है। मैजिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में विद्यमान है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच तो 38 पैरेलल लाइन है, करंट अफेयर में हमने देखा है। हॉर्मुज जल संधि ये पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी के बीच है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लडंग संदर्भित करता है, लडंग क्या बताएगा? तो ये ना मलेशिया और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि आप कह सकते हैं, इसी का देसी नाम है, स्थानीय नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये आपका हो जाएगा असम में माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हो जाएंगे आपके? एक तो बैरन द्वीप, दूसरा नारगोंडम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। मेरठ का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, मेरठ की किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला? तो यहाँ का ना मेरठ का यदि आप रिलेट करेंगे तो कैंची की कला के लिए इसे जीआई टैग दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर है। लोकटक मणिपुर में प्रसिद्ध एक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क या अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो ये आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा। ग्राउंड जीरो कहां पर है? तो ये कई स्थानों को संदर्भित कर सकता है। वैसे यदि हम देखें ना तो अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क, तो अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों की जगह के लिए ये प्रसिद्ध रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? आंसर इसका हो जाएगा पनामा स्ट्रेट, पनामा जल संधि। तो ये पनामा नहर का ना एक सकरा हिस्सा है डेविल स्नेक। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन ये कौन सा हो जाएगा? गोदावरी, क्योंकि सबसे बड़ा नदी बेसिन यदि पूछा जाता तो गंगा का है, दूसरा सबसे बड़ा गोदावरी का हो जाएगा, द्वितीय लिखा हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाएगा आपका देवप्रयाग। देखिए, अलकनंदा सब में कॉमन है, इसमें एक एक नदी एक्स्ट्रा आपको जोड़ती चलनी है। जैसे कि कर्ण प्रयाग लिखा हुआ है ना, तो ये अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। विष्णु प्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा का संगम हो जाएगा। फिर उसके अलावा रुद्रप्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। देवप्रयाग ये हो जाएगा अलकनंदा और फिर भागीरथी का संगम। नेक्स्ट यदि हम देखें, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान ये आप किस शहर में पढ़ते हैं? तो ये शिमला हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? देखिए, बिहार का राजकीय पशु आपने गौर या भारतीय बाइसन को याद रखा है, इसे बोस गौरस के नाम से भी जाना जाता है। तो एक शक्तिशाली और बड़ा जंगली बैल है, तो यही आपको बेसिक मालूम होना चाहिए था। ये भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना जो है ये कब की गई थी? 2007 में।
नेक्स्ट यदि हम चले, कर्मनाशा नदी का उद्गम कहां से है? तो ये जो कर्मनाशा नदी का उद्गम है, ये बिहार राज्य में कैमूर जिले की जो कैमूर पर्वतमाला है ना, इसी के उत्तरी भाग से होता है। बिहार संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत पायराइट्स का उत्पादन करता है? वैसे तो ये 95% से अधिक उत्पादन करता है। सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले विशेष रूप से सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो करहैया गांव आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़े सोने के भंडार का पता यहाँ पर चला है। कर्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, देखिए कर्सिनोमा के उपचार के लिए ना, मतलब प्रमुख जो धातु यौगिक है, इसमें प्लेटिनम आधारित दवाएं शामिल होती हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम आधारित दवाएं, और वैसे कोबाल्ट 60 भी इसके उपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो अबॉर्शन की गोलियां होती हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ये किस यौगिक का उपयोग करके बनाई जाती हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा लेवेनोगेस्ट्रिन। पीएचपीवी का ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी ब्यूटेरेट को हाइड्रॉक्सी वेलरेट। हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होते हैं? तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इसके द्वारा स्त्रावित होते हैं। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? कई बार मैं कहती हूँ ना कि ये जो प्रजाति है विलुप्ति की कगार पर है। तो विलुप्ति की कगार पर है मतलब लुप्त होने की अवस्था में है, लुप्त प्राय है। लुप्त प्राय भी आप इसे कह सकते हैं, या संकटग्रस्त प्रजातियां भी कह सकते हैं। लुप्त प्राय यानी कि इंडेंजर्ड, यहां मैं लिख देती हूँ इंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्त प्राय प्रजाति आप इसे ही फिर आम में जिस भाग को हम खाते हैं वो कहलाता है मेसोकॉर्प। मेसोकॉर्प यानी कि मध्य फल भीति। ओजोन दिवस आज 13 तारीख है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? देखिए, बांटो और छोड़ो या फूट डालो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया था, विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र, यानी कि भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? यह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। नेक्स्ट यदि हम देखें, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी से आपको रिलेट कर लेना है। अगला सवाल है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये किसने कहा था? देखिए, ये कथन था महात्मा गांधी का, यानी कि करो या जो मरो नारा था ना, जो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था, तो इसे ही आप कह सकते हैं। फिर किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की जो एक्टिविटीज हैं इसे बल मिल सके? तो एनी बेसेंट का नाम आपने रिलेट करना है। फिर आगे क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच समझौता हुआ? तो चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में आप कह सकते हैं कि जो भारत सरकार, भारतीय सरकार लिखा हुआ है, और महात्मा गांधी के, कहा ऑप्शन में बी, महात्मा गांधी के समझौते के बीच का परिणाम थी। बिहार में किसान सभा के जो प्रमुख नेता थे ना, ये थे सहजानंद सरस्वती। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसे मार दिया गया था? इसका सुटेबल आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, यदि आपको मिला हो तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चेक कर लूंगी। फिर एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत के कुछ स्थलों के नाम लिखे, अभी वर्तमान में किस राज्य में है ये आपको बताना है। यहां से एक ही यदि आपको आंसर मिल रहा हो, गिरनार की पहाड़ी हम गुजरात में पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं भी मालूम है, तो गिरनार वाला फैक्ट ये तो करंट अफेयर में पढ़ाया है मैंने, यहीं से आपके आंसर सही हो सकते हैं। चलिए मैच करें, सी का आपका 2 होगा आंसर, सी का 2। सी का 2 केवल ऑप्शन ए में मिल रहा है, और कहीं पर 2 है नहीं है। तो चलिए अब हम तुक्का मारते हैं। कर्ण सुवर्ण असम में, नहीं, कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इसी के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब हमें लेते चलना है। हाँ, क्योंकि हमें सी का तो 2 मिल गया, ए का होगा 3, कर्ण सुवर्ण पश्चिम बंगाल सही है। प्राग ज्योतिष, इसे हम 4 से मैच करेंगे। फिर लास्ट का ऑप्शन है प्रतिष्ठान, इसे हम मैच करेंगे महाराष्ट्र से।
तो केवल गिरनार मालूम था, गिरनार यानी कि सी, और सी मैच कर रहा है गुजरात से। ये आपका सही आंसर हो गया। फिर यहां पर भी मैच करना है, घटना स्थल है और इससे संबंधित व्यक्तियों के नाम आप लोगों को बताने हैं। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है चोल गंगम झील। ये कहां पर आप पढ़ते हैं चोल गंगम झील? ये तमिलनाडु राज्य में है। और वैसे यदि हम देखें तो इसका जो निर्माण है राजेंद्र चोल प्रथम ने कराया था, पहले का 3। तो पहले का 3 यहां पर भी है, पहले का 3 यहां पर भी है। तो ऑब्वियस है कि ऑप्शन 1 और 4 आपका एलिमिनेट हो जाता है। फिर धर्म महामात्र की जो नियुक्ति है मौर्य सम्राट अशोक ने की थी, दूसरे का 4 हो गया। तो यहां पर भी दूसरे का 4 है, यहां पर भी दूसरे का 4 है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर पूछा जा रहा है इसमें आपका कि सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का जो निर्माण है ये ना गुजरात के पास जूना मतलब जूनागढ़ शहर के पास ही इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो चौथे का तो ऑप्शन आपका ए होगा और सी का हो जाएगा बी। तो 2 और 1, लास्ट का 1 है, हाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाए। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना, सही कालानुक्रम में इन्हें व्यवस्थित करना, कौन पहले आया कौन बाद में आया उस हिसाब से। तो जो आपके ऑप्शंस हैं इसके अकॉर्डिंग यदि मैं सेट करूं तो सबसे पहले मौर्य आ जाएगा, सबसे पहले दो दो तो इन तीनों में है, तो ऑप्शन ए इसमें एलिमिनेट हो जाता है। मौर्य के बाद आया फिर सुंग, 2 के बाद 1, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में से कोई सही आंसर होगा। तो मौर्य है, सुंग है, कण्व है, फिर कुषाण है, यानी कि 4 और 3, 4 और 3, 2 1 4 3 ये क्रम जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित शासकों में कौन सबसे अधिक यानी सबसे लंबे समय तक शासनकाल किसका रहा? जो मोहम्मद बिन तुगलक है इन्होंने लगभग 26 साल शासन किया है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 साल तक का शासनकाल रहा इनका। जो बहलोल लोदी था लगभग 38 ईयर का शासनकाल। और जो बलबन था ना गयासुद्दीन बलबल 21 साल तक शासन करके गया। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक तुलसीदास जी द्वारा लिखित नहीं है? विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखी है, गीतावली तुलसीदास ने लिखी, कवितावली तुलसीदास ने लिखी है, साहित्य लहरी ये सूरदास की हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक तरफ इमारतें लिखी हुई हैं, दूसरी तरफ इन्हें बनवाने वाले का नाम लिखा हुआ है, तो मैच करना है। जो काबुली बाग मस्जिद है इसका निर्माण किसने कराया था? तो मुगल बादशाह बाबर ने इसका निर्माण कराया था। पहले का 4 यहां भी है, पहले का 4 यहां भी है, तो ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आप कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेट करेंगे, यानी कि बी का ए हो जाएगा। यहां पर भी बी का ए है, यहां पर भी बी का ए है। जो इलाहाबाद का किला है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। तो तीसरे का तीसरा ही होगा, तीसरे का तीसरा। और एक ही ऑप्शन बच जाता है तो इसे आप मैच कर लीजिए, इतमाद दौला का मकबरा नूरजहां से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, व्यक्ति ये किससे संबंधित रहे ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, केवल एक मैच होगा इसमें, यानी कि जो सुमेलित नहीं है। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आप रिलेट कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य ज्योतिराव फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी। जेम्स ऑन्गस्ट्रन हिक्की, देखिए इनसे रिलेट करेंगे ना तो कैलकाटा क्रॉनिकल ये इनसे संबंधित नहीं था, बल्कि हिक्कीज जो बंगाल गजट समाचार पत्रिका थी ना इससे ये संबंधित थे, जेम्स ऑक्सटन हिक्की। तो ये बस इसमें मैच नहीं कर रहा है। फिर सूची 1 को 2 से मैच करना है। एक तरफ पिता है और इनके बेटे कौन थे ये आपको बताना है। देखिए बाबर, बाबर के पुत्र का नाम आप क्या पढ़ते हैं? बाबर का बेटा हुमायूं था, ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन यहां पर ना और कुछ अन्य बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। अभी तक आप केवल इतना पढ़ते थे कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। लेकिन इसके अलावा बाबर के अन्य पुत्रों में एक आप कामरान का नाम भी रिलेट करेंगे। ठीक है, बाबर, कामरान मिर्जा, अस्करी, हिंदाल ये सभी नाम थे। तो पहले का तो 3 हो जाएगा, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। बी और डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। फिर अकबर, अकबर के बेटे का नाम क्या था? अकबर का सबसे बड़ा और एकमात्र जीवित पुत्र जहांगीर था। ऑप्शन में तो आपको कहीं जहांगीर लिखा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ इसका जो नाम था ये सलीम भी था, सलीम इसका असली नाम था। तो बी को आप मैच करेंगे ए से, बाबर को मैच करेंगे 3 से। तो पहले का 3, दूसरे का
एक यहां भी मैच कर रहा है, यहां भी मैच कर रहा है। चलिए तीसरा मिलाते हैं। शाहजहां के बेटे का नाम क्या था? शाहजहां के कुल 4 बेटे थे। दारा शिकोह था, शाह सुजा था, औरंगजेब था और मुराद बख्श था। तो यहां से मुराद, सी का आपका 4 हो जाएगा ये। और जहांगीर से, जहांगीर में फिर आप रिलेट कर लीजिए, खुसरो मिर्जा इसका सबसे बड़ा बेटा, लास्ट का 2। ये आपका आंसर सही है। कौन सी बौद्ध संगीति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? देखिए, पहली बौद्ध संगीति बिहार के आपके राजगीर में ही हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति ये वैशाली बिहार में हुई है। तीसरी ये पाटलिपुत्र, जिसे आप पटना कहते हैं, यहां पर हुई है। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो ये बिहार में तो नहीं है। चौथा इसमें नहीं आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो जो कौटिल्य थे ना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में आचार्य नहीं थे, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई, उस हिसाब से। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ? राजा नंद कुमार को मृत्युदंड, ये मिला था 1775 में। सालाबाई की जो संधि है, ये हुई थी 1782 में। फिर इसके अलावा वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में। और इसके अलावा जो टीपू सुल्तान है, इसकी मौत हुई थी 1799 में। यानी कि टीपू सुल्तान वाला फैक्ट, यानी कि सबसे लास्ट में इसी की मृत्यु हुई है। सबसे लास्ट में आपका 4 आएगा। ऑप्शन डी में भी 4 है, ऑप्शन ए में भी 4 है। तो बी और सी को एलिमिनेट कर लीजिए। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहले हो रहा है वांडीवास की लड़ाई, यानी कि 3। फिर इसके बाद मृत्यु, राजा नंद कुमार को मृत्यु। फिर इसके बाद सालाबाई की संधि और टीपू सुल्तान की मृत्यु। 3 1 2 4 कहाँ लिखा हुआ है? ये ऑप्शन ए में। फिर एक क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? तो सबसे पहले प्रकाशन हुआ था बिहार बंधु का। कब हुआ था? 1872 में। ये केशवराम भट्ट द्वारा बिहार शरीफ से शुरू किया गया था। निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्द में 3 में एक समानता, चौथा भिन्न है, और भिन्न शब्दों को बताना है। दूरबीन, सूक्ष्म यंत्र और परिदर्शी यंत्र, ये तो सेम है लगभग। स्टेथोस्कोप नहीं है भाई, हृदय की धड़कन के लिए जो डॉक्टर लोग आप देखे होंगे अपने गले में लटकाए घूमते हैं, ये स्टेथोस्कोप है। तो ये बाकी 3 में से भिन्न हो जाएगा। फिर सूची 1 को 2 से मैच करना है। ये घटना, ये संगठन है और इससे संबंधित व्यक्ति हैं। तो बिहार में ना, देखिए एक फैक्ट अभी हमने देखा कि बिहार में जो किसान सभा है, इसकी स्थापना 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो डी का ऑप्शन 3 है। केवल एक ही फैक्ट मान लीजिए हमें मालूम है कि चौथा का आपका आंसर 3 है, यानी कि डी का 3 है। अब यहां देखिए कहां पर 3 है? डी में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। हमें यदि एक ही आंसर मालूम है, तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। चंपारण आप रिलेट कर लीजिए राजेंद्र प्रसाद से। फिर आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण से। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह से। और डी ऑप्शन आप सहजानंद सरस्वती से रिलेट कर सकते हैं। अगला सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। स्प्रिंग को कोड में यूनिफिक लिखा गया है, तो उसी भाषा कोड में मोबाइल शब्द को कैसे लिखेंगे? जब ये क्वेश्चन पेपर में एनालाइज कर रही थी, तो मैंने देखा कि इसने कुछ एक पैटर्न फॉलो किया है कि पहले एक अल्फाबेट आगे जा रहा है, फिर एक अल्फाबेट पीछे, फिर 2 अल्फाबेट आगे, 2 अल्फाबेट पीछे। समझाती हूँ कैसे। जैसे कि एस लिखा हुआ है, एस के बाद तो टी आना चाहिए। टी ना लेकर के इसने इसका कोड वर्ड लिया है यू। तो एक बार आगे गया, अब पीछे आएगा। पीछे कैसे आएगा? पी लिखा हुआ है, तो पी से एक गैप करके पीछे ले लीजिए, तो आपका आ जाता है एन। एन है, एन के बाद ओ आता है, ओ नहीं लिया है इसने, पी ले लिया है, यानी कि पीछे चला गया है। फिर इसके बाद एक बार आगे गया, एक बार पीछे आया। अब 2 बार आगे जाएगा, 2 बार पीछे आएगा। कैसे? यहां लिखा हुआ आर है ना, तो आर के बाद एस टी, 2 को ब्रेक लिया और यू ले लिया। अब 2 बार पीछे जाएगा, जैसे कि यहाँ आई लिखा हुआ है। आई से 2 पीछे जाएगा तो क्या आएगा? एफ। जी एच, 2 का ब्रेक हो रहा है, तब आई आया। इसके बाद एन के बाद इसने 3 आगे ले लिया है, एन ओ पी क्यू, 3 का ब्रेक हुआ तो आर ले लिया। अब 3 पीछे आ जाएगा, जैसे जी है, जी से 3 पीछे आएगा तो सी। डी ई एफ का ब्रेक लिया तब जी आया। तो एक बार आगे, एक बार पीछे, 2 बार आगे, 2 बार पीछे, 3 बार आगे, 3 बार पीछे, ये जा रहा है। चलिए, सबसे पहले आगे जाएगा ना, तो मोबाइल को पूछा जा रहा है। मैं यहां लिख लेती हूँ मोबाइल। एम से एक ब्रेक लेना हमें, एम के बाद आता है एन। एन नहीं लेना हमें, ओ लेना है। ठीक है। अब यहां से ओ लिखा हुआ है, ओ से एक पीछे चलना है,
एम एन ओ के बाद एन का ब्रेक ले तो ये आएगा आपका एम, ओ एम, यानी कि ओ एम यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो सी और डी तो होगा ही नहीं। फिर अब दो आगे चलना है, बी के बाद सी डी छोड़ देना है, ई पकड़ लेना है, ये देखिए ओ एम ई। फिर यहां दो पीछे चलना है, आई से दो पीछे चलेंगे तो एफ आएगा, एफ जी एच आई। एल से तीन आगे चले, एल एम एन ओ तीन आया, पी ले लिए। फिर तीन पीछे चलेंगे, ई से तीन पीछे तो ए है, बी सी डी तीन का ब्रेक आया तो ये ई हो गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल भी रीजनिंग का है। मुकेश ने अपने मित्र से ये कहा, मुकेश है उसका एक मित्र है, उससे मुकेश कहता है कि जो रीता है, अब चलिए रीता है, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है। रीता कौन है? मेरा जो पुत्र है, पुत्र की पत्नी है, यानी कि इसकी बहू हो गई। पुत्र की पत्नी की बेटी की मां है, यानी कि यही रीता हुई। तो पूछा जा रहा है मुकेश का रीता के साथ कैसा रिश्ता है। मुकेश रीता का ससुर कहलाएगा। राम उत्तर दिशा में चलता है, देखिए उत्तर दिशा में ये राम चल रहा है, नॉर्थ साइड चल रहा है। फिर दाएं मुड़ जाता है, यानी कि राइट साइड मुड़ेगा। फिर दोबारा दाएं चलता है, तो इसका लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। अंत में क्या करता है, ये बाएं चले जाता है, बाएं यानी कि आपका लेफ्ट साइड इधर। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो ये ईस्ट साइड है, पूर्व दिशा में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सबसे लास्ट में आएगा। कुछ नहीं, एबीसीडी यदि आती है तो इसका आंसर आप सॉल्व कर लेंगे। एम तो सब में सबसे पहले है, अब इसमें जो सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे कि देखिए सबसे अंत में जो आएगा ये पूछा जा रहा है ना, तो एम को तो छोड़ दीजिए, एम के बाद क्या आता है, मतलब एबीसीडी से फिर से शुरू कीजिए। ए, अब दूसरे लेटर से मिलाते चलिएगा, ये तो पहले आ गया, ये भी पहले आ गया, तो छोड़ दीजिए। अब जो है ए और सी के बीच हमें देखना है। एमओ हो गया, एमओ हो गया, फिर एच लिखा हुआ है, यहां भी एच लिखा हुआ है। एमओ एस तक तो ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आई लिखा है, ई लिखा है, कौन पहले आएगा, ए बी सी डी ई, ई पहले आ रहा है, आई तो बाद में आएगा। तो सबसे लास्ट में जो आएगा ये आपका आई ही आएगा, यानी कि मोहिंदर ही सबसे लास्ट में आएगा। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कुल मेडल जो बिहार ने जीते थे ये 12 मेडल थे। 12 में से एक गोल्ड था, 6 सिल्वर था और 5 इसमें ब्रॉन्ज था। कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट से बिहार के किन जिलों को लाभ होने जा रहा है। तो इसके माध्यम से अररिया हो गया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो इस साल का था 2025 का, इसका मुख्य कार्यक्रम बिहार के मधुबनी जिले के लोहना ग्राम पंचायत में हुआ था। लूना टेलब्रेजर मुख्य रूप से मतलब इसका पर्पस क्या है, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। ये नासा का मिशन था, करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है 2024 में। रेन को कोड वर्ड में ये लिखा जाता है, मोर को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड में रिमेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आंसर मिल चुका है। रिमेन को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ आर को क्या लिख रहा है, 8। फिर ई है, ई कहां पर है, ये देखिए ई को एट द रेट लिख रहा है, 8 एट द रेट, यहीं से आपको आंसर मिल गया, यही होगा। चलिए तभी भी मैच कर लेते हैं। एम को ये लिख रहा है 7, रिमेन एन को 6 लिख रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो पहले तो 6 भाषाएं थी जिन्हें शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तेलुगु तो था ही इसमें, है ना। फिर 5 नई मान्यता प्राप्त भाषाएं देखे ना, तो मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया, बंगाली इसमें शामिल होंगी, तो एक से अधिक आंसर है। नागा पक्षी अभ्यारण्य को एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे मान्यता मिली है। नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य हालांकि रामसर सूची में भी शामिल है। अफ्रीका नर्स से आप क्या समझते हैं, अफ्रीका नर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, किन लोगों को अफ्रीका नर्स कहेंगे। तो देखिए साउथ अफ्रीका में जो श्वेत अल्पसंख्यक समूह है इन्हें अफ्रीका नर्स कहा जाता है। बल्कि ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अमेरिका में इंडो अफ्रीकी मूल के लोग क्या कहलाते हैं, तो इन्हें ब्लैक इंडियन कहते हैं। अफ्रीका में आदिवासी समुदाय बहुत है, लेकिन इसका सुटेबल आंसर आपका सी हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में उस बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने
वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के सहयोग से संरक्षित किया है? ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने पढ़ाया है। ये आपकी राजा की बावली है दिल्ली में, और इसका संरक्षण आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। कई बार हमने करंट अफेयर में देखा है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया? इस साल से 14 अप्रैल का जो दिन है न्यूयॉर्क में बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया। और फिर अब यहाँ पे मेयर का नाम इसने पूछ लिया, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा डीप में चल दिया है। तो यहाँ के मेयर का नाम एरिक एडम्स है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का जो स्थायी नारा है ये है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, ये कोप 29 के बारे में पूछ रहा है। कोप 29 में मतलब क्या पूछा जा रहा है, किस समझौते पर सहमति बनी है? देखिए, विकसित देशों ने 2035 तक, ये आ गया आंसर, 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील इसमें करी है। फिर इसमें 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग ने जीता। कई बार हमने देखा करंट अफेयर में। तो इन्हें पूछा जा रहा है कि और कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान मिला है? इन्हें 2016 में इनके उपन्यास द वेजिटेरियन के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? पहली बात तो जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन था, भारत ने इसकी मेजबानी की थी सितंबर के महीने में, 9 और 10 सितंबर 2023 को। ये दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो तो है ही नहीं, और इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम थी। तो ये सभी आंसर इसमें से गलत हो जाएंगे। फिर नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? करंट अफेयर में हमने पढ़ा याला ग्लेशियर के बारे में, मृत घोषित कर दिया गया नेपाल का ही ये। तो अब आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का बीपीएससी पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए, कितने गलत हुए, और आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट लगा, या इस साल का पेपर टफ लगा। मिलेंगे नेक्स्ट पेपर एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।